Hello everyone. If you hear my voice, can you please write down the yes in the chat box so we can start with the lecture. Okay guys, so thank you so much and let us start for the today's lecture. So here what we are going to see is we are going to learn about the angina. So first of all, what we need to understand is we need to understand what is angina, and then we'll move further the types of angina, then we'll see the classification and further category of drugs. So let us start with this. So here what we are going to see is we are going to talk on the angina pectoris. So in angina pectoris, actually in the short abbreviated form it is called as angina, but officially the full name is angina pectoris. So what is the angina pectoris? Do you know this? What is this? So angina pectoris means it is a chest pain. So it is a chest pain which occurred due to the myocardial ischemia. Myocardial ischemia. See, एंजाइना पेक्टोरिस जो है वो चेस्ट पेन है. इट मींस मेजॉरिटी ऑफ पीपल दे मिसअंडरस्टूड, दे कंसिडर इट एज अ हार्ट अटैक, बट हार्ट अटैक इज अ डिफरेंट थिंग. हार्ट अटैक इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ द एंजाइना पेक्टोरिस. सो हार्ट अटैक, और विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज मायोकार्डियल इन्फेक्शन, it is a complication which occurred due to the complication of angina pectoris. लेकिन angina pectoris जो है वो initial symptoms हैं of the heart attack. So angina pectoris it occurs due to the myocardial ischemia. Myocardial ischemia का मतलब क्या होता है? What it means? Ischemia. Ischemia का मतलब होता है decrease in the blood supply. See, decrease in the blood supply. So blood supply कम हो जाएगा. Because of that it will reduces the amount of oxygen supplied to the tissue, amount of nutrient that is supplied to the tissue, and because of that the heart muscle will get the less amount of oxygen, and that is the reason why the pain in the chest will occur. See angina pectoris को हम ये भी बोल सकते हैं कि angina pectoris means it's a craving of the craving of heart for the oxygen. So it is a craving, right? It is a craving for the oxygen. ठीक है. दिस इज द अनदर वे हाउ यू कैन डिस्क्राइब द एंजाइना पेक्टोरिस. तीसरा एक तरीका है जैसे हम मायोकार्डियल इसको एंजाइना पेक्टोरिस को क्या बोल सकते हैं, एक और तरीके से बोल सकते हैं, जैसे कि हार्ट को जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रहा है. सो डिमांड और सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, देयर इज अ गैप बिटवीन दिस. क्या है? एंजाइना पेक्टोरिस को आप दूसरी तरीके से भी कैरेक्टराइज कर सकते हो. सो देयर इज अ डिस्टर्बेंस इन द myocardial oxygen demand and supply. So supply की जगह पे पूरा वर्ड लिख लेते हैं ना, that would be more easy. So क्या लिखेंगे यहाँ पे? So the myocardial oxygen demand and myocardial oxygen supply would not match, and because of that the problem will occur. Actually होता क्या है, ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ गया होता है लेकिन सप्लाई जो है वो कम हो गया होता है. दिस इज द रीजन वाई जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना ऑक्सीजन मिल नहीं रहा है, एंड दैट इज वाई द हार्ट इज क्रेविंग फॉर मोर एंड मोर ऑक्सीजन, कि भाई मुझे ऑक्सीजन चाहिए, तू मुझे ऑक्सीजन दे तो मैं अपना काम कर पाऊं. लेकिन हार्ट को उतना सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से हार्ट के मसल में क्या हो रहा है, पेन हो रहा है. एंड दैट इज द इनिशियल कैरेक्टरिस्टिक. अगर आप लंबे टाइम तक अगर ये सिचुएशन रही, हार्ट को ऑक्सीजन लंबे टाइम तक नहीं मिला, तो हार्ट के जो सेल्स हैं, मायोकार्डियल सेल्स जो हैं, वो मरने लगेंगे. और जब हार्ट के सेल्स मरने लगेंगे तो दैट वुड प्रोड्यूस द इन्फार्क्ट. इन्फार्क्ट क्या होता है? व्हाट इज इन्फार्क्ट? इन्फार्क्ट इज द ग्रुप ऑफ डेड सेल्स, राइट? इन्फार्क्ट का मतलब क्या होता है, ये हम पैथोफिजियोलॉजी में पढ़ते थे. इन्फार्क्ट, ठीक है, इन्फार्क्ट इज अ ग्रुप ऑफ डेड सेल्स. सो जब हार्ट के सेल्स मरने लगते हैं तो उसको हम बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन. जबकि एंजाइना पेक्टोरिस में हार्ट के सेल मरे नहीं होते हैं, लेकिन अगर लंबे टाइम तक ऑक्सीजन नहीं मिला
तो वो हार्ट के सेल्स मर भी सकते हैं, और मर सकते हैं जब हार्ट के सेल्स मरना स्टार्ट हो गए तो उसको बोलेंगे इंफार्क्शन, दैट इज मायोकार्डियल इंफार्क्शन। ठीक है, सो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। सो एंजाइना के बाद आता है मायोकार्डियल इंफार्क्शन। अगर इंफार्क्शन भी लंबे टाइम तक रहा, उसका भी कॉम्प्लिकेशन डेवलप हुआ, तो दैट कैन लीड टू दी हार्ट फेलियर, एंड दैट हार्ट फेलियर विल अल्टीमेटली कॉजेज दी डेथ। सो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एंजाइना एक इनिशियल सिम्टम है, वो शुरुआत होता है जब ऑक्सीजन और ब्लड हार्ट को नहीं मिलता है, मींस ब्लड नहीं मिलता है, तो उस कंडीशन में हार्ट ये एंजाइना प्रोड्यूस होता है। अगर वो एंजाइना में आपने ट्रीटमेंट नहीं दिया पेशेंट को, दैट वुड कन्वर्टेड इनटू द इंफार्क्शन, और इंफार्क्शन में भी सही तरीके से ट्रीटमेंट ने काम नहीं किया और ट्रीटमेंट नहीं लिया पेशेंट ने, तो दैट वुड बी कन्वर्टेड टू द हार्ट फेलियर। ठीक है, सो दिस इज अ सीक्वेंस एंड दैट वी शुड अंडरस्टैंड। ओके, सो अभी ये जो एंजाइना पेक्टोरिस हैं वो सिम्टम क्या प्रोड्यूस करते हैं? what is a symptom that has been produced by the angina pectoris? तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं? सो एंजाइना पेक्टोरिस, वैसे तो हमने डेफिनेशन में ही यहाँ पे लिख दिया कि एंजाइना पेक्टोरिस जो है दैट इज प्रोड्यूसिंग द चेस्ट पेन, सो दिस इज द मेन सिम्टम ऑफ द एंजाइना पेक्टोरिस। सो यहाँ पे अगर हम सिम्टम्स की बात करें कि सिम्टम्स क्या है, तो पहला सिम्टम जो यहाँ पे हमें दिखेगा वो है चेस्ट पेन, बट ऑब्वियस बात है चेस्ट पेन। लेकिन ये चेस्ट पेन आप लोगों ने शायद एक हार्ट बर्न करके भी सुना होगा, हार्ट बर्न। यस, सी हार्ट बर्न एंड चेस्ट पेन, उसमें डिफरेंस होता है। हार्ट बर्न देखिए, बहुत बार क्या होता है, बहुत बार the patients they misunderstood the angina pectoris and consider it as a heartburn, and वो क्या करता है, वो ट्रीटमेंट लेने नहीं जाता, वो सोचता है कि भी मुझे हार्टबर्न है, हार्टबर्न इज बिकॉज ऑफ द हाइपर एसिडिटी। सो पेशेंट को ऐसा फील होता है कि भी मुझे शायद हाइपर एसिडिटी है, इसी वजह से वो सिम्टम्स को अवॉइड करता है, एंड दैट लीड टू द हार्ट अटैक टू द पेशेंट। सो इसी वजह से ये दो सिम्टम्स के बारे में हमें समझना पड़ेगा। हार्टबर्न क्या होता है? हार्टबर्न इज अ सिचुएशन व्हेन दिस इज ये हार्टबर्न, हम इसको हार्ट का बर्निंग बोलते हैं, लेकिन रियली में बर्निंग सेंसेशन हार्ट में नहीं आता। हमारे हार्ट के पीछे इसोफेगस होता है। क्या होता है? इसोफेगस। एंड इफ द पेशेंट इज हैविंग अ प्रॉब्लम ऑफ GERD आप लोगों ने सुना है, हैव यू हर्ड अबाउट दिस? GERD दैट इज अ गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज। यस, उसमें प्रॉब्लम क्या होता है? इसमें प्रॉब्लम हो जाता है कि जो इसोफेजियल स्फिंक्टर होता है, राइट, इसोफेजियल स्फिंक्टर, या जिसे हम कार्डियक स्फिंक्टर भी बोलते हैं, वो कार्डियक स्फिंक्टर में कुछ लीकेज हो जाता है। देयर इज अ प्रॉब्लम विद दिस वाल। जो हम आप लोगों को पता होगा कि हमारा जो स्टमक है विच इज अ जे शेप्ड ऑर्गन, इट इज हैविंग द टू वाल्स। कहां पे है? तो एक इसोफेगस और स्टमक के बीच में, विच इज कॉल्ड एज इसोफेजियल स्फिंक्टर, या उसको हम कार्डियक स्फिंक्टर भी बोलते हैं। एंड सेकंड वाल विच इज एट बिटवीन द स्टमक एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट कौन सा होता है? डिओडिनम। सो डिओडिनम एंड द लास्ट पार्ट ऑफ द स्टमक विच इज कॉल्ड एज पाइलोरस। सो पाइलोरस और डिओडिनम के बीच में होता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज पाइलोरिक स्फिंक्टर। सो यहां पे हम ऊपर वाले जो फर्स्ट वाल है उसकी बात कर रहे हैं, इसोफेजियल स्फिंक्टर की। उसमें क्या हो जाता है? उसमें लीकेज हो जाता है, वो पूरी तरीके से क्लोज नहीं हो पाता, अच्छी तरीके से बंद नहीं हो पाता। इसकी वजह से क्या होता है? तो जब हमारा स्टमक जो है उसमें जब फूड आ जाता है, उसके साथ एसिड मिक्स होता है, और वो जब ये फूड और एसिड को मिक्स कर रहा होता है बाय कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग, तो क्या हो रहा होता है कि जब स्टमक कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ऊपर का वाल अच्छी तरीके से बंद नहीं हुआ, तो जो कंटेंट है स्टमक का वो कहां चला जाता है? वो इसोफेगस में चला जाता है, and because of that will lead to the burning sensation into the esophagus। इसकी वजह से इसमें लीकेज है, जिसकी वजह से एसिड जो है that goes to the esophagus, वो इसोफेगस में चला जाता है। इसोफेगस की जो एपिथेलियल टिश्यू होती है ना, इसोफेगस की जो एपिथेलियल टिश्यू होती है which is very sensitive, and अगर उसमें एसिड आ जाए तो वो एसिड से वो बर्न हो जाती हैं, and that is the reason why it will produce the burning sensation। क्या होता है? burning sensation आता है, और ये burning sensation आता है कहां पे?
ईसोफेगस में, लेकिन हम उसको बोलते हैं क्या, हम उसको बोलते हैं हार्ट बर्न। क्यों हार्ट बर्न बोलते हैं? क्योंकि हमें तो ऐसा ही लगता है, एक लेमैन को क्या पता चलेगा कि भाई ईसोफेगस कहां होता है, वो तो यही सोचेगा कि भाई मुझे तो मेरा जो हार्ट है वहीं पे बर्न हो रहा है, लेकिन वो रियली हार्ट के नीचे जो ईसोफेगस होता है, जो ईसोफेगस वहां से पास हो रहा होता है, उसमें बर्निंग सेंसेशन होता है। तो ये चीज है जो आपको ध्यान रखनी है, और आपको अवेयर करना है लोगों को भी कि भाई हार्ट बर्न जो होता है दिस इज बिकॉज ऑफ हाइपर एसिडिटी, और उसमें बर्निंग सेंसेशन होता है। जबकि चेस्ट पेन जो होता है ना, चेस्ट पेन ये थ्रोम्बिंग पेन होता है। इसमें क्या होता है, जैसे कि जिससे कि हैवी हो जाता है, जैसे आपने कुछ अपने हार्ट पे जैसे 20 किलो का कोई वजन रख दिया हो, वेट रख दिया हो, उस हैवी हैवी फील होगा कि भाई आपका हार्ट बीट ही नहीं हो पा रहा है, उसके ऊपर इतना सारा वेट आ गया कि हार्ट बीट ही नहीं हो पा रहा है। दैट फीलिंग ऑफ हैवीनेस विल बी देयर। So it's a heavy pain, right? It's a feeling of heaviness into the chest. So that is the feeling of heaviness inside the chest. So ये दोनों के पेन में ये मेजर डिफरेंस होता है जो आपको अंडरस्टैंड करना है। दूसरी चीज, the another thing what you need to understand is कि if you want to check whether do you have the heartburn or chest pain, ये दोनों में डिफरेंस कैसे कर सकते हो आप? So you can take one cold water, one glass of cold drinking water, और वो कोल्ड पानी आपको पीना है, ठीक है, बाय सिपिंग, नॉट इन अ सिंगल वे में ही पूरा ग्लास एक साथ में नहीं पी जाना। आपको क्या करना है, उसका सिपिंग करना है। एक सिप पिया, फिर थोड़ी देर बाद दूसरा सिप पिया। तो जब आप पानी पियोगे ना, तो व्हाट यू विल फील, you can feel the water will passing through the esophagus and you can understand, you can feel कि ओके मैंने अभी पानी पिया तो अभी ये गले में आया, फिर यहां से थोड़ा नीचे आया, फिर ये से आया, फिर स्टमक में गया। you can feel that sensation and you will feel some good feeling when you will take the cold water in the heartburn। तो हार्टबर्न में आपको एक अच्छी राहत मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपने ठंडा पानी पिया है। So that is what the thing is. So that is how you can differentiate these two pain। ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे जो ये तो ठीक है, ये हमने कुछ एक्स्ट्रा हार्टबर्न समझने के लिए रखा है, लेकिन that is not the symptom of the angina। So you remember this, right? It's not a symptom. Heartburn is not a symptom, but we just wanted to differentiate the chest pain that is happening inside the angina pectoris, and we wanted to differentiate with the heartburn. So that is why we understand that. Okay. The another thing, what the characteristic of this pain is, you can feel the pain into the shoulder। ये भी एक important चीज है angina pectoris में। ये जो pain का pattern होता है, that pattern is very important and you can easily differentiate with this heartburn as well। So यहाँ पे जो pain start होता है, that you will feel into the chest के अलावा you can feel into the shoulder, yes, specifically into the left, but yes, few patients they also feel the pain into the right shoulder as well। ऐसा नहीं है, लोग क्या समझते हैं कि लोग जस्ट एंजाइना को कि भी हमारा हार्ट जो होता है दैट इज ऑन द लेफ्ट साइड एंड यू कैन फील द पेन ओनली ऑन द लेफ्ट डायरेक्शन, बट दैट इज नॉट एक्चुअली ट्रू। इन मेजॉरिटी ऑफ केसेस, यस, इन मेजॉरिटी ऑफ केसेस यू विल फील द पेन इनटू द लेफ्ट साइड, but in few patients this pain would be on right side as well। So left shoulder में pain होता है in few patient, you can the patient may feel the pain onto the right shoulder as well। shoulder में, उसके अलावा neck में pain होता है। this pain is radiating, right? The pain will radiate to the left hand finger as well, left hand fingers as well। So patient को क्या होता होगा, patient को पेन जो है that pain would be traveling from the left side of the heart to the left fingers। तो उसको लेफ्ट फिंगर्स में भी पेन हो रहा होगा कि यार ये लेफ्ट हैंड भी पेन कर रहा है। So this pain is radiating, it is radiating, right? So this is very important thing। So pain is migrating from the shoulder to the left shoulder to the left hand fingers। So this is one of the important thing that you can differentiate, right? चलो now let's see the types of angina pectoris। ये कुछ बेसिक्स हैं। ये भी हमने एंजाइना की डेफिनेशन अगर आपको यहाँ पे बोलनी हो कि भी एंजाइना पेक्टोरिस क्या है, so angina pectoris is a chest pain which occurs due to the myocardial ischemia। That's a one way, or there are another two ways कि भी heart is craving for the oxygen, या तो फिर there is a demand and supply gap, oxygen demand and supply gap into the heart, that is another way।
सिम्टम्स में ये हो गया। अभी हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एंजाइना के बारे में। सो अगर आपको कोई पूछे कि भी एंजाइना के मेजर टाइप्स कौन से हैं, तो देयर आर 3 मेजर टाइप्स। पहला जो टाइप है उसे हम क्लासिकल एंजाइना बोलते हैं, या तो आप उसको कह सकते हैं दी स्टेबल एंजाइना। सो द नंबर 1 विच इज कॉल्ड एज द क्लासिकल एंजाइना, या इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्टेबल एंजाइना। अभी ये स्टेबल एंजाइना जो है इसका मतलब क्या होता है? See why this is called as classical, या तो उसको स्टेबल एंजाइना बोलते हैं। अभी ये होता क्यों है? तो उसको स्टेबल एंजाइना को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि विच आर्टरी सप्लाइज द ब्लड टू द हार्ट। ठीक है, हार्ट का ब्लड सप्लाई पता होना चाहिए। हम लोगों ने हम लोग क्या समझ, हम जो पढ़ के आए हैं कि भाई देयर आर 3 सर्कुलेशंस। एक सर्कुलेशन जो होता है दैट इज बिटवीन द हार्ट एंड द लंग विच इज कॉल्ड एज पल्मोनरी सर्कुलेशन, दूसरा होता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन, और तीसरा जो सर्कुलेशन है वो यहाँ पे काम आएगा, दैट इज कॉल्ड एज कोरोनरी सर्कुलेशन। सो अगर आपको कोई पूछता है कि भाई हार्ट में विच आर्टरी सप्लाइज द ब्लड टू द हार्ट, सो दिस इज द वन, कोरोनरी। यस, coronary artery, coronary artery that supplies the blood to the heart। coronary arteries जो है that is being originated from the arc of aorta। जो aorta जो हार्ट से बाहर निकलती है, before it makes the arc, it is being divided into the 2 branches। one is the left carotid artery and another is right carotid, coronary, left coronary and right coronary। carotid कहाँ से आया? carotid आया that is for the brain, right? कि हमारा जो आर्क ऑफ एओर्टा होता है उसमें से कैरोटिड आर्टरी ओरिजिनेट होती है दैट सप्लाइज द ब्लड टू द ब्रेन। सो हमारे हार्ट के लिए है कोरोनरी, लेकिन कैरोटिड इज फॉर ब्रेन। सो कैरोटिड भूल जाना, कोरोनरी याद रखना है, कोरोनरी। सो जो एओर्टा होता है दैट एओर्टा इज हैविंग द 2 ब्रांचेस बिफोर इट मेक्स आर्क, एंड दिस 2 ब्रांचेस आर द लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी एंड राइट कोरोनरी आर्टरी। अगर ये कोरोनरी आर्टरी के अंदर, ठीक है, अगर ये कोरोनरी आर्टरी के अंदर बिकॉज ऑफ दी हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया, अगर पेशेंट का कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा है, और उसमें आर्टरीज की वॉल में अगर यहां पे कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, आप लोग ये पढ़ के आए ना कि भाई कोलेस्ट्रॉल अगर यहाँ पे जमा होता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो उस प्रोसेस को बोलते हैं अथेरोस्क्लेरोसिस। सो अथेरोस्क्लेरोसिस इज द प्रोसेस। सो ये क्या हुआ, यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन हुआ। सो कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन जो होता है, कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन जो होता है उसे हम क्या बोलेंगे? कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन, राइट? कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन इनसाइड द कोरोनरी आर्टरी। तो ये कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन हुआ, दैट इज कॉल्ड एज अथेरोस्क्लेरोसिस। क्या बोलेंगे इसको? इसको हम बोलेंगे अथेरोस्क्लेरोसिस। अथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब होता है द डिपोजिशन ऑफ फैट इनसाइड द आर्टरी वॉल और ब्लड वेसल वॉल, दैट इज कॉल्ड एज अथेरोस्क्लेरोसिस। अभी इसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पे फैट डिपोजिशन हो गया, तो जो आर्टरी का जो डायमीटर है वो तो नैरो हो गया क्योंकि यहाँ पे फैट डिपोजिशन हुआ, एंड बिकॉज ऑफ दैट द डायमीटर इन दैट एरिया इज रिड्यूस। अभी इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से आगे की साइड जो है वो ब्लड सप्लाई वो कम हो जाएगा। सो द ब्लड सप्लाई टू द फर्दर पोर्शन ऑफ द हार्ट दैट हैज बीन रिड्यूस्ड, एंड दिस इज लीडिंग टू द मायोकार्डियल इस्केमिया। सो मायोकार्डियल इस्केमिया किस वजह से हुआ? बिकॉज ऑफ द ब्लॉकेज। सो ये जो स्टेबल एंजाइना होता है, द स्टेबल एंजाइना इट इज बिकॉज ऑफ द पार्शियल ब्लॉकेज ऑफ। क्यों होता है ये? तो इसका जो रीजन है, इट इज बिकॉज ऑफ द पार्शियल ब्लॉकेज किसका? कोरोनरी आर्टरी का। और व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस पार्शियल ब्लॉकेज? अगर आपको कोई पूछे कि भाई why this blockage occurs or how this blockage occurs into the stable angina or into the classical angina, then the answer is what? Then the answer is atherosclerosis. So atherosclerosis is the culprit and is the main reason why the blockage occurs। ठीक है, लेकिन ये जो ब्लॉकेज है, ये ब्लॉकेज अभी इतना सफिशिएंट नहीं है कि जिसकी वजह से पेशेंट को रेस्टिंग कंडीशन में सिम्टम आए। अभी इसका मतलब क्या होगा? लेट्स सी। देखिए, जैसे कि ये आर्टरी का हम एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, हम एग्जाम्पल के लिए इसको एक वैल्यूज दे देते हैं। जैसे कि ये आर्टरीज का जो डायमीटर है, ठीक है, ये डायमीटर है सपोज 10 mm। कितना है?
10 mm उसका डायमीटर है, ठीक है। वैसे 10 mm होता नहीं है, बट वी जस्ट अंडरस्टैंड फॉर सिंपल कैलकुलेशन। सो 10 mm उसका डायमीटर है और इसमें 4 mm तक ब्लॉकेज हो गया। तो ये जो ब्लॉकेज है वो कितने mm का हुआ? 4 mm का। सो ये जो डायमीटर जो अभी ओपन है वो कितना ओपन रहा? वो रहा 6 mm का। सो जो ब्लड सप्लाई हो रहा है वो 6 mm के डायमीटर से हो रहा है। जैसे कि अभी इससे होगा क्या, उससे फर्क क्या पड़ेगा? तो उसको उस फर्क को समझने के लिए और एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि अगर जब आर्टरीज 100% ओपन थी, ठीक है, आर्टरीज जब 100% ओपन थी तब उस टाइम पे जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स मिल रहे थे, जैसे कि 100 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स मिल रहे थे, ठीक है, 100 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स मिल रहे थे। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में जब पर्सन आराम कर रहा है या रेस्टिंग कंडीशन में होता है तब उसको खाली 60 मॉलिक्यूल ही चाहिए, उसको ज्यादा नहीं चाहिए। कितने चाहिए? ओनली 60 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। सो इन दी रेस्टिंग कंडीशन द पर्सन नीड्स ओनली 60 मॉलिक्यूल्स। ये कब? जब नॉर्मल होता है बंदा और उसकी 100% आर्टरीज ओपन होती हैं तब। अब पेशेंट को क्या हुआ? पेशेंट को ब्लॉक हुआ। कितना ब्लॉकेज हुआ? तो 4 mm का ब्लॉकेज हुआ। इसका मतलब कि कितना आर्टरी ब्लॉक हुआ? तो 4 mm इज इक्वल टू 40% ब्लॉकेज हुआ। तो कितना आर्टरीज ओपन है? सो अभी यहां पे जो केस समझ रहे हैं, इस केस में 60% आर्टरी अभी ओपन है। तो अभी जब 100% आर्टरी ओपन थी तब 100 मॉलिक्यूल्स मिल रहे थे, अब 60% ओपन है तो 60 मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं। कितने मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं? 60 मॉलिक्यूल्स। ये सारी जो पूरी कैलकुलेशंस हैं, वैसे आप उसको ऑफिशियली गिन नहीं सकते कितना मॉलिक्यूल्स आ रहा है कितना नहीं आ रहा है ये, बट हमको उसको सिंपल वे में समझने के लिए है कि भाई जब नॉर्मल कंडीशन था 100% आर्टरीज ओपन थी, 100 मॉलिक्यूल जा रहा था। जब 60% ओपन है तो 60 मॉलिक्यूल जा रहा है। बंदे को, पर्सन को रेस्टिंग कंडीशन के लिए कितने चाहिए मॉलिक्यूल्स? रेस्टिंग कंडीशन में 60 चाहिए। कितने ऑक्सीजन चाहिए? 60। और तो 60 तो उसको मिल रहा है। सो इसी वजह से कोई पेशेंट को कोई सिम्टम प्रोड्यूस नहीं होगा, देयर वुड बी नो चेस्ट पेन। क्यों? क्योंकि उसको रेस्टिंग कंडीशन में 60 मॉलिक्यूल चाहिए थे, 60 मिल रहा है। लेकिन अब इस बंदे में प्रॉब्लम क्या होगा? जैसे कि उसने कुछ एक्सरसाइज करी, क्या किया उसने? एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज किया तो उस कंडीशन में ऑक्सीजन का जो डिमांड है वो डिमांड बढ़ा, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हो या कुछ इमोशनल स्ट्रेस होता है या कोई भी ऐसी सिचुएशन जब बॉडी को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, तो उस कंडीशन में क्या होता है? डिमांड बढ़ता है। अब डिमांड बढ़ा, ठीक है, ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ा। अब मिल तो कितना रहा है? 60 ही मिल रहा है। अब 60 से तो काम हो नहीं पाएगा क्योंकि डिमांड ज्यादा है तो ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए, उसको 80 चाहिए, 90 चाहिए या 100 चाहिए, लेकिन सप्लाई तो 60 का ही हो रहा है। तो उसकी वजह से क्या हुआ? उसकी वजह से डिमांड और सप्लाई का गैप हुआ। क्या हुआ? डिमांड बढ़ी लेकिन सप्लाई नहीं बढ़ पाया। नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल आर्टरीज में जितना डिमांड बढ़ता है सामने उतना सप्लाई भी बढ़ता है। सो जब आप एक्सरसाइज करते हो तो इनिशियल स्टेज पे हमें कोई चेस्ट पेन कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जितना हमारा डिमांड बढ़ रहा है सामने उतना सप्लाई भी बढ़ रहा है। लेकिन when the person is having some blockages inside the arteries and उसकी वजह से अगर उसको रेस्टिंग कंडीशन के लिए जितना सफिशिएंट मिल रहा है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो जब आराम कर रहा है या कुछ रेस्टिंग सिचुएशन में रह रहा है तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब वो कुछ एक्सरसाइज करता है या कुछ इमोशनल स्ट्रेस आता है तो उस कंडीशन में ऑक्सीजन का जो डिमांड है, दैट डिमांड इज रेज्ड, and because of that the supply could not fulfill that demand, and that is the reason why the patient is having the myocardial ischemia, and this myocardial ischemia would be characterized by the chest pain which is known as angina pectoris. So myocardial ischemia characterized by the chest pain that is known as angina pectoris. So ये जो होता है ना, अब इस बंदे को हम क्या बोलेंगे कि भाई उसने एक्सरसाइज किया एंड दैट इज व्हाई द डिमांड वुड इंक्रीज एंड दैट इज द रीजन व्हाई द पेशेंट हैज फील्ड द चेस्ट पेन। तो अब इसको क्या बोलेंगे? एक काम कर, तो आराम कर ले। तो व्हेन द पेशेंट विल डू द रेस्ट तो उस कंडीशन में डिमांड कम होगा। द डिमांड कम होगा
and because of that, because of the decrease in the oxygen demand, the person would come into the normal resting situation, and in that resting situation the patient would get the sufficient amount of oxygen, and that is the reason why the pain will go, पेन विल सबसाइड. सो पेन चला जाएगा. क्यों चला जाएगा? क्योंकि उसको जब रेस्टिंग कंडीशन आता है तो 60 मोलिक्यूल ही चाहिए, और जब एक्सरसाइज कर रहा था तब उसको ज्यादा चाहिए था, लेकिन जब वो एक्सरसाइज बंद कर देगा, रेस्ट करेगा तो क्या होगा? तो रेस्ट करेगा तो ऑक्सीजन का जो डिमांड है, दैट डिमांड वुड रिड्यूस, एंड बिकॉज ऑफ दैट द पेन विल गो. सो यहां पे इसकी एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है. What that characteristic is? So that characteristic is the pain will be relieved, or the chest pain is relieved by taking the rest. So ये एक important point है जो आपको याद रखना है, and this is a very important characteristic of the stable angina. So आपको ये सेंटेंस बहुत ही काम का याद रखना है, और ये बहुत काम आने वाला सेंटेंस है जो इस एंजाइना को दूसरे एंजाइना से डिफरेंशिएट करेगा. क्या है? तो चेस्ट पेन is relieved by taking rest. तो जब बंदा आराम करेगा तो ऑक्सीजन डिमांड कम होगा, जितना ऑक्सीजन उसको चाहिए उतना, रेस्टिंग कंडीशन के लिए जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना ऑक्सीजन मिल जाएगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट द पेशेंट वुड नॉट हैव एनी पेन. तो दैट इज द रीजन. ठीक है. तो अभी इसमें आपको पता चल गया कि बंदा जब एक्सरसाइज करता है तभी ये होता है. आप लोगों ने अगर कुछ पुरानी हिंदी मूवीज देखी हुई है तो पुरानी हिंदी मूवीज में क्या होता है कि अगर कोई लड़की का पापा होता है और उस लड़की को कहीं और जगह पे लव मैरिज करनी है, ठीक है, लव मैरिज करनी है अपने समाज से बाहर, और लड़की के पापा हैं मान नहीं रहे, और लड़की के पापा फिर क्या करते हैं? इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं लड़की को. ठीक है, कि उसमें जैसे ही उसकी लड़की भाग जाती है, कुछ भी हो जाता है, तुरंत उसको चेस्ट पेन आ जाता है, तुरंत उसको हार्ट अटैक आ जाता है, और पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट भी हो जाता है. तो दैट इज व्हेन द पेशेंट इज डूइंग सम इमोशनल स्ट्रेस इवन, तो तुरंत उसको क्या होगा? तुरंत उसका ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगा, ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगा तो उसको चेस्ट पेन होगा. तो इसका मतलब क्या है कि ये स्टेबल एंजाइना वाले जो पेशेंट होते हैं ना, उसमें पेन प्रेडिक्टेबल होता है. जैसे कि अगर हमें पता चल गया कि जैसे उस लड़की का उसके लड़की के जो फादर हैं, पता चल गया कि भी उसको स्टेबल एंजाइना है, अब डॉक्टर भी उस लड़की को क्या बोलेंगे कि भाई ध्यान रखना, अगर तूने कुछ भी ऐसा स्टेप लिया तो तेरे पापा की जान जा सकती है, उसको हार्ट अटैक आ सकता है, ऐसा बताते ना. सो दैट वी प्रेडिक्ट कि पेशेंट को एंजाइना का अटैक आ सकता है. कब? जब उसका ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगा तब. सो दिस इज व्हाई द एपिसोड्स ऑफ द स्टेबल एंजाइना दे आर प्रेडिक्टेबल. क्या है ये हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं. यस, सो दे आर प्रेडिक्टेबल. ठीक है, ये प्रेडिक्टेबल है. अभी इसका डायग्नोसिस देखे तो कि भाई इसको कैसे डायग्नाइज करना है. अगर हमें जैसे अभी हम लोगों का क्या लाइफस्टाइल कैसा है, देखिए अभी जो हमारी जो इस पीढ़ी चल रही है, अभी इस पीढ़ी में क्या है कि भाई हम लोग ऐसा कोई पहले के जमाने में लोग क्या करते थे, इतना स्ट्रेस वाला काम करते थे, फिजिकल स्ट्रेस इतना लेते थे, लेकिन अभी की जो लाइफ चल रही है उसमें कोई फिजिकल स्ट्रेस है ही नहीं. जो बंदा अगर एक्सरसाइज करता नहीं है, जिम में नहीं जाता है, उसका तो रूटीन जो है वो नॉर्मली चल रहा है, उसको कुछ ऑक्सीजन का डिमांड कुछ ज्यादा चाहिए ही नहीं. तो उस कंडीशन में क्या होता है, दैट इज इन दैट केस वी डोंट नो कि हाउ मच आर्टरीज ऑफ आवर हार्ट इज ब्लॉक्ड. अगर उसमें आर्टरीज ब्लॉक भी होगी तो भी पता नहीं चलेगा. क्यों? क्योंकि उसकी लाइफ ही ऐसी स्टेबल लाइफ है. ठीक है, लाइफ ही ऐसी स्टेबल है कि उसमें कुछ कोई ऑक्सीजन डिमांड कभी बढ़ी नहीं उसको, तो अभी पता ही नहीं चलेगा कि उसको स्टेबल एंजाइना है कि नहीं है. तो उस कंडीशन में अगर हमें चेक करवाना हो कि भी मुझे स्टेबल एंजाइना है कि नहीं है, हाउ कैन आई चेक, उसके लिए टेस्ट करवानी है तो कौन सी टेस्ट करवा सकते हैं. तो आप लोगों ने शायद एक टेस्ट के बारे में सुना होगा. व्हाट इज दैट इज कॉल्ड एज द टीएमटी के बारे में सुना है. टीएमटी क्या होता है? दैट इज अ ट्रेड मिल टेस्ट. टीएमटी क्या होता है? जो ट्रेडमिल होता है, ट्रेडमिल आप लोगों ने सुना होगा ना, दौड़ने वाला जिसपे हम
जिस पे बंदा दौड़ता है और दौड़ने की जो एक्सरसाइज करता है दैट इज कॉल्ड एज ट्रेडमिल। सो अब उस ट्रेडमिल पे बंदा दौड़ रहा है, तो ये ट्रेडमिल टेस्ट में क्या करवाते हैं, ट्रेडमिल टेस्ट जो है वो जनरली 6 मिनट का टेस्ट होता है, जिसमें पेशेंट की चेस्ट पे इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते हैं, ईसीजी के इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते हैं, और ईसीजी के इलेक्ट्रोड्स लगा के फिर पेशेंट को दौड़ाया जाता है। किस पे, ट्रेडमिल पे, एट 3 डिफरेंट स्पीड्स, एट थ्री डिफरेंट पोजिशंस। उस ट्रेडमिल का पोजीशन भी स्लांट थोड़ा सा किया जाता है और उस पे 6 मिनट के लिए दौड़ाया जाता है। और जब उस पेशेंट को दौड़ाते हैं, ठीक है, दौड़ाते हैं तो बट ऑब्वियस बात है कि हार्ट रेट बढ़ेगा, उसका एक्सरसाइज हो रही है तो हार्ट रेट बढ़ेगा, हार्ट रेट बढ़ेगा तो ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ेगा, और उस टाइम पे अगर उसकी आर्टरीज में कोई भी ब्लॉकेजेस नहीं होंगे तो उसको कोई पेन नहीं होगा, एंड दैट वुड नॉट बी इवन रिफ्लेक्टेड इनटू द ईसीजी। लेकिन अगर उस बंदे की ब्लड वेसल्स में, हार्ट में कहीं पे भी अगर ब्लॉकेजेस होंगे तो तुरंत दैट विल बी शोन इनटू द ईसीजी, एंड वो तुरंत पता चल जाएगा कि ये देखे इसको ऑक्सीजन डिमांड बढ़ा लेकिन सामने सप्लाई नहीं बढ़ पाया, एंड दैट वुड बी डायग्नाइज्ड फ्रॉम द ईसीजी। सो दिस इज कॉल्ड एज द TMT, treadmill test, which is a diagnostic test for this stable angina। लेकिन अब उसका दूसरा सिचुएशन भी सोचो ना, कि अगर जस्ट सपोज कोई पेशेंट ऐसा है जिसका एक पैर ही नहीं है या दोनों पैर नहीं है, या पेशेंट अनकॉन्शियस है, अब उसको दौड़ाएंगे कैसे? पेशेंट का एक पैर नहीं, दो पैर नहीं, या उसको पेशेंट अनकॉन्शियस है, या कुछ पेशेंट जो है मेंटली अनस्टेबल है, उसको बोलेंगे कि भी दौड़ो तो वो दौड़ेगा भी नहीं, तो क्या करेंगे? हाउ डू वी नो कि बंदे को कैसे करवाया जाए? तो उस कंडीशन में हम डोब्यूटामिन स्ट्रेस टेस्ट यूज करते हैं। व्हाट इज दिस? डोब्यूटामिन स्ट्रेस टेस्ट, या इसको हम बोल सकते हैं डोब्यूटामिन मायोकार्डियल परफ्यूजन इमेजिंग। क्या बोल सकते हैं इसको? दूसरा नाम भी है उसका, क्या नाम है उसका? डोब्यूटामिन मायोकार्डियल परफ्यूजन इमेजिंग, मायोकार्डियल परफ्यूजन इमेजिंग, डोब्यूटामिन MPI, मायोकार्डियल परफ्यूजन इमेजिंग। So that is called as डोब्यूटामिन स्ट्रेस टेस्ट, or you can call it as a डोब्यूटामिन MPI as well। So उसमें क्या जाता है? उसमें डोब्यूटामिन दिया जाता है इंजेक्शन के थ्रू। अभी पेशेंट को दौड़ाना नहीं है, लेकिन हम क्या दे रहे हैं? पेशेंट को डोब्यूटामिन दे रहे हैं। डोब्यूटामिन क्या है? तो डोब्यूटामिन जो है वो बीटा-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट है। हमें पता है ये, यस, इट इज अ सिलेक्टिव एगोनिस्ट फॉर दी बीटा-1 रिसेप्टर, जिससे क्या होता है? जिससे हार्ट रेट पेशेंट का बढ़ता है। अब पेशेंट का हार्ट रेट बढ़ेगा, यस, पेशेंट का हार्ट रेट बढ़ेगा, ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगा। अब ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगा तो उसको अगर कुछ भी सिम्टम्स हैं तो वो सिम्टम्स तुरंत उसमें ईसीजी में दिख जाएंगे। सो दिस इज, सी, हम लोग ट्रेडमिल पे दौड़ा के भी अल्टीमेटली तो क्या चेक कर रहे थे? वी वर अल्टीमेटली इंक्रीजिंग द ऑक्सीजन डिमांड, एंड by doing this, by giving the dobutamine, we are also doing the same thing. We are also ultimately increasing the oxygen demand by giving the selective beta-1 agonist. So this is about the classical or stable angina। stable angina के लिए खास important point जो आपको miss नहीं करना है, this is the one which is I make a tick mark of this। So chest pain, yes, this is how you can remember this। chest pain is relieved by taking the rest, and it is because of the atherosclerosis। Atherosclerosis, you understand that this is a fat, so it is because of the deposition of the cholesterol, specifically the LDL cholesterol। ठीक है, हमारे जो ब्लड में होते हैं 3 टाइप का कोलेस्ट्रॉल होता है, दैट इज VLDL, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, LDLC, दैट इज लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल, एंड एक होता है अच्छा कोलेस्ट्रॉल जिसे बोलते हैं HDL कोलेस्ट्रॉल। तो वो अभी ये जो एंजाइना वाला चैप्टर है उसके बाद हम यही हाइपरलिपिडेमिया वाला देखने वाले हैं। सो विल टॉक अबाउट दैट थिंग, बट अभी जो है ये सिचुएशन चल रहा है, ठीक है। सो दैट इज अबाउट द स्टेबल एंजाइना। नाउ लेट्स टॉक फॉर द सेकंड टाइप which is called as the unstable। अभी जो दूसरा टाइप जो है which is called as unstable angina, या फिर उसको हम क्रसेंडो भी बोल सकते हैं।
क्या बोल सकते हैं इसका नाम देखिए, क्रेसेंडो, क्रेसेंडो, यप, क्रेसेंडो एंजाइना। अभी अनस्टेबल, देखिए इसका नाम अनस्टेबल क्यों रखा, उसमें हम लोगों ने पहले वाले में स्टेबल रखा था, अभी यहां पे अनस्टेबल, व्हाई इट इज कॉल्ड एज अनस्टेबल, तो अनस्टेबल दैट मींस दिस पेशेंट, दी यहां पे जो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि द chest pain is not relieved, yes, the chest pain is not relieved by taking the rest। आप पेशेंट को कितना भी बोलो कि भी तू आराम कर ले, but the chest pain would not go, the chest pain would not subside, the chest pain would not be subside, so that's a thing। सो अनस्टेबल में क्या है, आप पर्सन रेस्ट करे या न करे, उसका जो इवन इन द नॉर्मल कंडीशन द पेशेंट विल हैविंग द पेन, अगर वो बंदा रेस्ट भी कर रहा है तो भी पेन हो रहा है, क्यों, क्योंकि यहां पे जो पहले हम लोगों ने एक कंडीशन रखी थी राइट कि 60%, that we had set the limit कि भाई 60% ऑक्सीजन मिल रहा है तब तक उसको नॉर्मल रेस्टिंग कंडीशन में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां वही एग्जांपल को अगर आगे फॉरवर्ड करें, सो 60% की जगह पे यहां पे जो ब्लॉकेज है, 60% ओपन थी राइट वहां पे आर्टरी, अभी यहां पे सपोज 70% ब्लॉक हो गया, नाउ द आर्टरी इज ओपन ओनली 30%, and in this 30% open artery it is supplying only 30 molecules of oxygen, which is not sufficient for the patient's resting condition, and this is the reason why the patient will not feel good even at the resting condition। और यहां पे जो मेजर रीजन होता है उसका वो होता है अथरोथ्रोम्बोसिस एंड अथरोस्क्लेरोसिस। देखिए यहां पे एक रीजन नहीं होता, वहां जहां पे हम लोगों ने वहां पे कोरोनरी आर्टरी में क्या देखा था कि भी कोरोनरी आर्टरी में सबसे पहला वहां पे डिपोजिशन हुआ था लिपिड का, यस दैट इज कॉल्ड एज द अथरोस्क्लेरोसिस, सो दैट इज अ डिपोजिशन ऑफ द कोलेस्ट्रॉल इनसाइड द आर्टरी वॉल विच इज नोन एज अथरोस्क्लेरोसिस, सो इसको हमने बोला था अथरोस्क्लेरोसिस। अभी पेशेंट को क्या हुआ, पेशेंट को ये अथरोस्क्लेरोसिस जो हुआ ना उसके ऊपर यहां पे फिर क्या हुआ, यहां पे भी थ्रोम्बस बनने लगा। थ्रोम्बस क्या होता है, दैट इज बिकॉज दैट्स अ ब्लड क्लॉट राइट, दैट्स अ ब्लड क्लॉट, सो यहां पे अभी इसको ब्लड क्लॉट बनने लगा जिसको हम फाइब्रिन क्लॉट भी बोलते हैं। सो ये जो आपको रेड वाला क्लॉट दिख रहा है, तो ये जो रेड वाला क्लॉट दिख रहा है दैट इज द फाइब्रिन क्लॉट, फाइब्रिन, एंड यहाँ पे जो ये नीचे ऑरेंज कलर का जो लाइट ऑरेंज कलर का दिख रहा है दैट इज लिपिड। सो जो बेस है वो लिपिड का है और उसके ऊपर क्या हुआ, उसके ऊपर डिपोजिशन हुआ ब्लड का, ब्लड क्लॉट्स, दैट इज फाइब्रिन क्लॉट। सो और ये सिचुएशन जो है ना वो वर्स्ट भी हो सकती है, अनस्टेबल एंजाइना इज अ वेरी अनस्टेबल सिचुएशन दैट पेशेंट में इवन शिफ्ट इमीडिएटली टू द मायोकार्डियल इन्फेक्शन। क्यों, क्योंकि ये जो क्लॉट बनने लगा ना, वंस द क्लॉट इज बीइंग फॉर्म्ड, that clot may rupture from this area and goes to the another small branches of the coronary artery and may completely block the small branches of the coronary artery, or it may grow further and it may totally block this. Do you get this? It may totally block this coronary artery and 100% blockage may occur. Generally 100% blockage will never occur with only deposition of lipid कभी भी in majority of cases it will never block 100% coronary artery। जो 100% ब्लॉक होती है उसके लिए फाइब्रिन का जो क्लॉट होता है which is mostly responsible, and इसी वजह से अगर किसी को ब्लॉक हुआ ठीक है तो उस कंडीशन में there are few thrombolytic drugs are being given। ये चैप्टर हमारा आएगा आगे जब हम ये सीवीएस को कंप्लीट करके ड्रग्स एक्टिंग ऑन ब्लड वाले चैप्टर्स लेंगे, उसमें हम फाइब्रिनोलाइटिक्स नाम का चैप्टर पढ़ेंगे। फाइब्रिनोलाइटिक्स मैं उसके कुछ एग्जांपल आपको यहाँ पे बता देता हूँ, जिसमें एक स्ट्रेप्टोकाइनेज है जो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से आइसोलेट किया जाता है, फिर आता है उसमें अल्टीप्लेज, रेटिप्लेज, टेनेक्टिप्लेज, ये सारे ड्रग्स हैं जिसे फाइब्रिनोलाइटिक्स बोलते हैं। फाइब्रिनोलाइटिक्स करते क्या है, सो व्हेन दिस ड्रग्स आर गिवन दे विल डिसॉल्व द फाइब्रिन एंड दे विल डिसॉल्व दिस क्लॉट, तो ये फाइब्रिन को डिसॉल्व कर देंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये आर्टरी जो है वो ओपन हो जाएगी। तो जिन लोगों को हम पीसीआई नहीं कर सकते, अभी पीसीआई क्या है, तो पीसीआई आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू वंस दिस इज ओवर।
सो मैं पीसीआई आपको समझाता हूँ। पीसीआई जो है दैट इज अ परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन वेयर इट इंक्लूड्स द एंजियोप्लास्टी एंड बाईपास सर्जरी, उसमें आता है। तो वो क्या है, उसके डिफरेंस क्या है, वो वंस विल कंप्लीट दिस डिफरेंट टाइप्स देन विल टॉक अबाउट दैट, ठीक है। सो ये फाइब्रिन को डिसॉल्व करने के लिए फाइब्रिनोलाइटिक ड्रग्स आर बीइंग गिवन एंड इससे क्या होगा, उससे ये जो क्लॉट है वो डिसॉल्व हो जाएगा, द आर्टरीज विल गेट ओपन एंड वंस द आर्टरी इज ओपन द ब्लड सप्लाई विल स्टार्ट एंड फिर उसको क्या करते हैं, वंस द पेशेंट इज स्टेबल देन वी सेंड द पेशेंट फॉर द एंजियोग्राफी, एंजियोग्राफी के लिए भेजते हैं और फिर चेक करवाते हैं कि कौन सी आर्टरी कितनी परसेंटेज ब्लॉक है वो चेक करवाते हैं, दैट इज बाय द एंजियोग्राफी एंड उसके बेसिस पे पेशेंट की ट्रीटमेंट जो है दैट हैज बीन डिसाइडेड। सो यहाँ पे जो पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, पहला पॉइंट कि पेशेंट को आप कितना भी बोलो कि भी तू रेस्ट कर ले बट द रेस्ट वुड नॉट that pain cannot be relieved by taking the rest, so that you can remember here and यहाँ पे जो ब्लॉकेज होता है दैट इज अ कंप्लीट ब्लॉकेज या तो फिर नियर टू कंप्लीट ब्लॉकेज और नियर टू कंप्लीट ब्लॉकेज एंड उसके पीछे का जो रोल होता है वो मोस्टली जो रोल है दैट इज अथरोथ्रोम्बोसिस का होता है, अथरोथ्रोम्बोसिस, जबकि स्टेबल एंजाइना में जो था दैट वाज द अथेरोस्क्लेरोसिस बट हियर द मेन रोल ऑफ द अथरोथ्रोम्बोसिस इज बीइंग इन्वॉल्व एंड यहाँ पे जो एपिसोड्स होते हैं, देखिए वहां पे हमें स्टेबल एंजाइना में क्या था, वी नो द रीजन राइट, द पेशेंट इज हैविंग द स्टेबल एंजाइना, वी नो द पेशेंट जब आराम करेगा तो उसको पेन रिलीव हो जाएगा, बट व्हेन द पेशेंट is not taking the rest and patient is doing some exercise, patient is taking some emotional stress, तो हमें वहां पे प्रेडिक्ट था कि भाई पेशेंट को अटैक आ सकता है, क्योंकि हमें पता है कि जब ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगा तो पेशेंट को अटैक आएगा, लेकिन यहाँ पे पेशेंट को तो कंटिन्यूअस ही है, पेन ही कंटिन्यूअस है। सो यहाँ पे जो एपिसोड्स हैं वो कभी भी अटैक्स कभी इसका आ सकता है, सो दैट पेशेंट इज दैट अटैक इज continue or episodes are unpredictable, so episodes are continue or it can be unpredictable. So this is about the unstable which is also known as crescendo. Next जो type है that is a third type which is called as the variant, या उसका दूसरा नाम है vasospastic, vasospastic या उसका नाम है variant, या फिर उसका नाम है प्रिंज मेटल, क्या है, प्रिंज मेटल एंजाइना। सो इसका नाम ही हमें सजेस्ट कर देता है कि यहाँ पे क्या हो रहा होगा, यहाँ पे हम बोलते हैं वासोस्पास्टिक, वासोस्पास्टिक इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यहाँ पे स्पाज्म हुआ, स्पाज्म, यस स्पाज्म इज द इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन, सो दैट इज द स्पाज्म ऑफ व्हाट, द स्पाज्म ऑफ कोरोनरी आर्टरी, so coronary artery का spasm हुआ, that is because of the vasospasm of coronary artery and because of that it reduces the blood supply, that would leading to the decrease in the blood supply, so that is the one reason। और तो यहाँ पे अल्टीमेटली दिक्कत क्या हुई कि जो उसकी आर्टरी है वो आर्टरी कंस्ट्रिक्ट हो गई एंड कंस्ट्रिक्ट हो गई, जो उसकी वजह से जो ऑक्सीजन सप्लाई जो है या ब्लड सप्लाई जो है वो कम हो गया, सो दैट इज द रीजन फॉर द मायोकार्डियल इस्केमिया एंड ये जनरली जो ये टाइप का अटैक आता है दैट अटैक दैट पेन अकर्स एट इवन रेस्ट, यस इसमें आप पेशेंट को पेशेंट कितना भी रेस्ट कर ले तो यहाँ पे अल्टीमेटली दिक्कत देखिए, यहाँ पे नॉर्मल ऑक्सीजन भी नहीं मिल रहा है, सो द पेशेंट वुड हैव द पेन अकर्स एट द रेस्ट एंड ये जनरली ये कहाँ पे होता है पता है, जस्ट अ मोमेंट, ये कब होता है, तो ये आप लोगों ने सुना है कि देयर आर सो मेनी पीपल्स हु गो टू बेड एट नाइट बट दे कैन नॉट वेक अप एट द अर्ली मॉर्निंग, क्यों, कैसा हुआ, क्या हुआ, क्यों चला गया अचानक रात में, तो दैट इज मोस्टली, जब उसका सुबह टेस्ट करते हैं तो पता चलता है कि भाई ओ दैट डाइज ड्यू टू द हार्ट अटैक। अभी ये सिद्धार्थ शुक्ला जो हमारा बॉलीवुड का हीरो है राइट, उसका भी यही हुआ ना कि उसको वो रात में उसने कुछ दवाई ली लेकिन सुबह that he found dead and the hospital says the person was died due to the
हार्ट अटैक. सो ये जो है दैट इज द मेन कल्प्रिट फॉर द मॉर्निंग हार्ट अटैक. जो अर्ली मॉर्निंग पे हार्ट अटैक आते हैं उसके पीछे का जो रीजन है दैट इज दिस. सो पेन विल occur at rest also, and this is specifically observed during the night. This is pain is observed during night or in the early morning, in the early morning. So this is how it is being done. And यहाँ पे भी हमें जो एपिसोड्स होते हैं that is unpredictable. So अकेला स्टेबल एंजाइना ही ऐसा है जिसमें हम एपिसोड्स को प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि भाई ओके ये सिचुएशन अगर होगी तो पेशेंट को अटैक आएगा. सो यहाँ पे भी एपिसोड्स आर अनप्रेडिक्टेबल. सो जो रात में हार्ट अटैक आते हैं, जो रात में अटैक्स आते हैं that is a kind of this. और आपको पता है we have the two types of or two phases of the sleep. कौन से हैं? There are two phases of the sleep. One is called as NREM phase, non-rapid eye movement phase, right? And second is REM phase, that is rapid eye movement phase. That REM phase of the sleep, that is the most disturbing phase, and it is even most relaxing phase. अगर REM phase होता ही नहीं तो हमारी जो स्लीप का जो हमें सेटिस्फेक्शन होता है ना वो ही नहीं हो पाता. लेकिन REM phase जो होता है that is the most disturbing phase. क्यों? Because this is the phase where the various activities will occur with inside the body, that perspiration occurs, sweating will occur, penile erection, ejection occurs, dreams will come in this phase. So that is the most disturbing phase of the sleep, and this phase will occur because of the overactivation of sympathetic system. क्यों आ रहा है ये फेज? REM phase अगर कोई पूछे, rapid eye movement phase, that is REM phase of the sleep, that would occur because of overactivation of sympathetic system. Yes, and this is the phase or this is the time during which this vasospastic angina is found. So आपको ये ध्यान रखना है, vasospastic angina जो है that is occur or that is found in the REM phase of the sleep, क्योंकि उसी के दौरान सिंपैथेटिक सिस्टम का ओवर एक्टिवेशन होता है, उसी में ये वासोस्पाज्म पाया जा सकता है, उसी में ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ता है, ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट द पेशेंट में गॉट द अटैक. So that's a very specific thing that you can remember here is okay. So that is some basic type that we've seen. Now let's see the classification of anti-anginal drugs. But before that, what we've talked about, we have talked about the PCI. I said about PCI. What is that? And let us understand this. PCI ये क्या है? तो PCI जो है that is called as percutaneous coronary intervention. क्या है ये? percutaneous coronary intervention, PCI इसको बोलते हैं. इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी हैं जो बेसिक्स हैं, आप अपने काम के लिए आ सकते हैं, उसको आप याद रख सकते हो इसको. सो पहला जो है यहाँ पे हम एंजियोग्राफी के बारे में समझेंगे. एंजियोग्राफी, व्हाट इज दिस? एंजियोग्राफी इज एक्चुअली अ डायग्नोस्टिक मेथड. It's a diagnostic tool or it's a method through which we can check how much artery or how much blood vessel is blocked. So how much blood vessel is blocked. So suppose अगर किसी को चेक करवाना है कि भाई आपकी आर्टरीज और आपकी ब्लड वेसल कितनी ब्लॉक है वो चेक करवाना है, then we can go under this process. In this process, the dye is the specific colored dye is being injected inside the blood in the arteries, and then the X-rays are being taken, and then we'll see कि भाई arteries में जो dye है वो कितनी स्प्रे हो रही है. तो यहाँ पे एंजियोग्राफी में करते क्या है, जैसे कि यहाँ पे डाई वाला ब्लड जो इसमें अंदर घूम रहा है और अचानक से कहीं पे आपको ये एक कंप्रेशन जैसा दिखा, तो अभी लोग यहाँ पे करते कैसे हैं, उसको कैसे डायग्नाइज करते हैं. जैसे ये एक्सरे में आपको ऐसी इमेज दिखी, तो यहाँ पे इसका डायमीटर देखते हैं, इसका डायमीटर देखते हैं और बाद में इसका डायमीटर देखते हैं और इसके अकॉर्डिंग इसका परसेंटेज निकालते हैं
कि भाई यहाँ पे इतना डायमीटर है, सपोज यहाँ पे 10 mm है, यहाँ पे भी 10 mm है, लेकिन बीच में यहाँ पे जो है that is only 5 mm. So this diameter is reduced to 5 mm. So what it means? It means the blockage is 50%. So this is how they interpret. That is called as angiography. Angiography is a diagnostic tool through which the how much blood vessel is being blocked that can be diagnosed. Generally angiography is being most commonly used for the heart. हम लोग यही समझते हैं कि हार्ट के लिए ही एंजियोग्राफी होती है, बट इट इज नॉट ट्रू. You can the angiography can be done for the any organ. Suppose हमारे पैर में अगर कहीं कोई ब्लड वेसल ब्लॉक है कि नहीं वो चेक करवाना है, तो we can do that for our leg. Yes, we can do that for to check whether the peripheral arterial disease या PVD है कि नहीं वो. आप अगर किडनी पे कहीं पे ब्लॉकेजेस हैं, किडनी की कोई ब्लड वेसल्स में ब्लॉक है कि नहीं, तो that can be done. So angiography can be done for any organs. Yes, but it is most commonly used for the heart, so that angiography is a diagnostic technique. अभी हमें पता चल गया कि इतना ब्लॉकेज है, तो ब्लॉकेज के बाद क्या कर सकते हैं? तो ब्लॉकेज के बाद we have the certain methods, and that methods for the treatment in the surgical intervention we have the angioplasty. Now what is this? Angioplasty. Angioplasty is a technique. It's a treatment technique actually, in which we have the this angioplasty. उसमें दो टाइप की पहले होती थी, बलून थेरापी एंड स्टेंट थेरापी, बट अभी बलून थेरापी अभी यूज नहीं होती है. वी हैव ओनली द स्टेंट थेरापी. स्टेंट. नाउ व्हाट इज दिस स्टेंट थेरापी इज? तो स्टेंट थेरापी जो होता है उसमें क्या करते हैं, तो जहां पे आर्टरीज ब्लॉक होती हैं वहां पे हम एक स्टेंट डाल देते हैं. अभी स्टेंट एक मेटल का बना होता है. अभी स्टेंट में भी बहुत सारी वेराइटीज आती हैं, राइट? उसमें भी बहुत सारी वेराइटीज आने लगी हैं. पहले जो आती थी दैट वाज अ बीएमएस आता था, दैट इज अ बेयर मेटल स्टेंट, बीएमएस. उसमें कोई बीएमएस में क्या होता था? बीएमएस में प्रॉब्लम ये था कि रीस्टेनोसिस हो जाता था. फिर से रीस्टेनोसिस का मतलब क्या होता था? फिर से वापस ब्लॉक हो जाता था. ठीक है, क्योंकि ये जो बेयर मेटल जो है दैट वुड बी कंसिडर्ड एज अ फॉरेन मटेरियल फॉर द बॉडी, एंड दैट इज व्हाई द इम्यून सेल्स आर अटैकिंग ऑन दैट एंड दे गेट डिपॉजिटेड नियर द स्टेंट, and that is why the restenosis is occurring. So that was a problem with the BMS. लेकिन अभी जो स्टेंट आने लगे हैं that is called as the DES. What is this? This is called as a drug eluting stent. Drug eluting stent. इसमें क्या करते हैं? इसमें जो एंटी कैंसर ड्रग्स होती हैं उससे ये कोटिंग कर देते हैं, जैसे कि पैक्लिटेक्सेल. तो पैक्लिटेक्सेल से कोटिंग कर देते हैं, उसको स्टेंट को कोट कर दिया. अब जैसे ही इम्यून सेल्स ने उसको देखा कि भाई ओ ये तो फॉरेन मटेरियल है और उसको मारने आए, तो और वहां पे डिपॉजिट हुए, तो तुरंत क्या करेगा? ये ड्रग जो है वो कंटिन्यूअसली रिलीज होती रहती है स्टेंट से, और वो जो ड्रग है उस सेल्स को मार देगी. सो वहां पे रीस्टेनोसिस का जो रिस्क है दैट वुड बी रियली लेस विद द ड्रग इल्यूटिंग स्टेंट. सो डीईएस जो है that's a wideliest used stents which is used for the angioplasty. एंजियोप्लास्टी की एक लिमिटेशन होती है कि भाई मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम 2 स्टेंट्स या 3 स्टेंट मैक्सिमम रख पाते हैं हम पेशेंट के अंदर, और उसमें भी एक एज क्राइटेरिया का भी लिमिटेशन है. जैसे कि 70 ईयर से अबव एज है तो इन दैट केस द पेशेंट इज नॉट रिफर्ड टू गो फॉर द स्टेंटिंग. सो ये एक लिमिटेशन है. सो 2 से 3 स्टेंट मैक्सिमम हम रख पाते हैं, तो ये इसकी लिमिटेशन. सो इसका मतलब अगर किसी को 2 से ज्यादा वेसल्स में ब्लॉकेजेस हैं जहां पे हमें 3 से ज्यादा स्टेंट चाहिए, तो इस कंडीशन में हम स्टेंट थेरापी यूज नहीं कर पाएंगे. सो इन दैट केस वी हैव द अनदर थेरापी दैट इज बीइंग यूज्ड. इट इज कॉल्ड एज द CABG थेरापी. CABG थेरापी क्या होता है? CABG थेरापी इट इज कॉल्ड एज कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग. व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड एज कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि जैसे कि सपोज यहाँ पे जो कोरोनरी आर्टरी है और इस कोरोनरी आर्टरी में यहाँ पे कंप्लीट ब्लॉकेज हो गया है एंड ब्लड इज नॉट फ्लोइंग थ्रू इट. सो व्हाट द थिंग इज डन, the another vessels from the body, either just generally from the thigh areas, the blood vessels are being taken and that blood vessel is being implanted here. So अभी जो ब्लड को हमने क्या किया, उस ब्लड के फ्लो को हमने डाइवर्ट कर दिया
एंड दैट इज द ब्लड इज बाईपास। इसको हम क्या बोलते हैं, जैसे कि हमारी सिटी में कोई सिटी में जब एंटर करते हैं तो सिटी में आपको, अगर आपको एक सिटी से दूसरे सिटी में जाना है और उस सिटी में आपको एंटर नहीं होना है तो आप क्या करते हैं, जनरली बाईपास लेके उस सिटी में बिना गए आप उस सिटी को क्रॉस कर सकते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज बाईपास। सो जैसे हाईवे में बाईपास होता है, इसी तरीके से हमारी आर्टरीज में भी इस तरीके का जो बाईपास ट्रांसप्लांट किया जा सकता है कि आप कहीं पे से आर्टरीज का जो थाई जनरली थाई से लेते हैं, वहां से ब्लड वेसल्स निकाल के दे आर बीइंग इम्प्लांटेड into the areas of the coronary artery where the blockage is found and the blood is being bypassed. So blood को क्या किया, we bypass the blood and that is called as coronary artery bypass grafting. This is a kind of surgery which is being done, और इसको हम open heart surgery भी बोलते हैं. What is this? This is also called as open heart surgery where the rib cage is open. ठीक है, अगर किसी पेशेंट का बाईपास करवाना है तो व्हाट द डॉक्टर्स विल डू, द कार्डियोलॉजिस्ट और जो सीवीटीएस बोलते हैं उसको, कार्डियोवास्कुलर थोरेसिक सर्जन सीवीटीएस, व्हाट दे डू, दे विल कट द रिब्स केज एंड दे विल ओपन द हार्ट. When they open the heart, the arteries, the aortas and the vena cavas, they are cannulated to a lung heart machine, जो मशीन पे पंप ट्रांसफर करते हैं और हार्ट को बंद कर देते हैं. And once the heart is stopped, the vessels are being implanted onto the heart and then the vena cavas and aortas are reconnected and the current is being given to start the heart. So और हार्ट जब स्टार्ट हो जाए तुरंत फिर उसको क्या कर लेते हैं, सूचर कर लेते हैं. सो दिस इज हाउ इट इज बीइंग डन. इट इज कॉल्ड एज ओपन हार्ट सर्जरी. वैसे लगती कितनी डेंजरस है नहीं, कि यार इसमें बंदे का हार्ट बंद करके फिर हार्ट के ऊपर आर्टरीज, वेन या आर्टरीज जो ब्लड वेसल है वो ट्रांसप्लांट करने के बाद फिर उसको करंट दे के स्टार्ट करते हैं. अगर ऐसा हुआ कि करंट दिया और हार्ट स्टार्ट नहीं हुआ तो, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है. There are very few cases. वैसे आप बताएं कि इसका जो सक्सेस रेट है, the success ratio for the CABG is almost around more than 97%. So अगर 100 सर्जरी भी होती है तो 97 लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होता, वो आराम से बहुत मस्त रिकवर हो जाते हैं. There are few cases where the problem is occurring. So ये तो 97% तो मैंने एक एरिया का कहीं केस स्टडीज में देखा था, लेकिन that would be more than the 97% as well. So ये that is a CABG or which is called as bypass surgery. ठीक है. Now let's come to the point of our chapter which is called as anti-anginal drugs. So let's see कि कौन सी drugs यहाँ पे use होती हैं. देखिए, हमें पता चला कि एंजाइना किस वजह से होता है. So एंजाइना जो होता है, the reason behind that is the patient is having the decrease in the oxygen supply. ऑक्सीजन सप्लाई का प्रॉब्लम हुआ, या तो फिर उसका जो ऑक्सीजन डिमांड जो है वो ऑक्सीजन डिमांड क्या हुआ, ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज हो गया. तो नाउ इन दैट केस व्हाट वी कैन डू इज, इसमें क्या कर सकते हैं हम. तो अगर हमें ये कोई ड्रग, जैसे यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम दोनों टाइप की ड्रग देखेंगे. जो एंजाइना के अंदर क्या करेगी, जो ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाने का काम करेगी या डिमांड कम करने का काम करेगी. देखिए, ये हम लोगों ने क्या किया है, वी हैव सीन द पैथोफिजियोलॉजी की भी अल्टीमेटली दिस इज द प्रॉब्लम दैट पेशेंट इज फेसिंग इनटू द एंजाइना. द पेशेंट इज हैविंग द लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई इनटू द मायोकार्डियम, या पेशेंट इज हैविंग द मोर ऑक्सीजन डिमांड इनटू द मायोकार्डियम. And that is the reason why this thing is occurring. So what is the solution? Which are the drugs which do this? So यहाँ पे हम drugs के बारे में देखेंगे, solutions के बारे में देखेंगे कि कौन सी drug काम करेगी, कौन सी drug जो है वो ऑक्सीजन सप्लाई को बढ़ाएगी. So यहाँ पे हम इस drugs के बारे में लिखेंगे जो ऑक्सीजन का सप्लाई जो है वो बढ़ाती हैं. तो which are the drugs that increases the oxygen supply? तो उसमें जो main category of drugs हैं, they are called as nitrates. What are they? They are called as nitrates. These nitrates जिसके अंदर एग्जाम्पल पे हैं नाइट्रोग्लिसरीन, फिर उसमें है आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट, आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट, ये सारी ड्रग्स हैं इसमें. Then we have the another category of drugs called as the calcium channel blocker, और उस calcium channel blocker में भी स्पेसिफिकली जो DHPCCB है,
DHP क्या है? व्हाट इज DHP? DHP इज अ डाइहाइड्रोपिरिडिन डेरिवेटिव। और DHP CCB कैसे आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं? तो वो सभी में क्या आएगा? We all the drugs which is there in the DHP CCB they have the suffix of dipin, dipin, right? dipin। तो एग्जांपल के तौर पे अगर हम लिखे तो एम्लोडिपिन, एम्लोडिपिन, निफेडिपिन। वैसे निफेडिपिन यहाँ पे जो यूज होता है वो एक्सेल यूज होता है। एक्सेल का मतलब क्या हुआ? एक्सेल का मतलब एक्सटेंडेड रिलीज, क्योंकि निफेडिपिन जो है वो शॉर्ट एक्टिंग कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। अगर आप निफेडिपिन इमीडिएट रिलीज फॉर्मूला अगर यूज करोगे तो पेशेंट में हैव द अटैक्स ऑफ एंजाइना। शॉर्ट एक्टिंग कभी यूज नहीं करते, बिकॉज दैट इमीडिएटली क्या होगा कि अगर आप इमीडिएट रिलीजिंग फॉर्मूला यूज करोगे तो द पेशेंट वुड हैव द रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया, and because of that reflex tachycardia the oxygen demand would increase and that is why that may precipitate the angina। so nifedipine का हम IR फॉर्मूला, IR का मतलब इमीडिएट रिलीज फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। व्हाट वी विल यूज इज वी विल यूज द एक्सेल फॉर्मूला। एक्सेल का मतलब होता है एक्सटेंडेड रिलीज, ठीक है। सो दे आर द एग्जांपल्स ऑफ DHP CCB। उसके अलावा यहाँ पे हम ऐसी भी ड्रग्स देखने वाले हैं जो क्या करेगी, जो ऑक्सीजन डिमांड को कम करेगी। तो ये सारी ड्रग्स यहाँ पे यूज होती हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास वी हैव द ड्रग्स दैट इंक्रीजेस द सप्लाई, वी हैव द ड्रग्स व्हिच आल्सो रिड्यूसेस द ऑक्सीजन डिमांड। कौन सी ड्रग्स हैं जो ऑक्सीजन डिमांड कम करती हैं? तो इन दैट केस द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग इज द बीटा ब्लॉकर्स। यस, सो बीटा ब्लॉकर्स। देखिए ये जो हमने ऑक्सीजन सप्लाई वाली देखी ना, ये दोनों ड्रग्स करती क्या है? ये दोनों कैटेगरी दे आर डायलेटिंग द कोरोनरी आर्टरी। क्या करती है वो? दे आर डायलेटिंग द कोरोनरी आर्टरी एंड बिकॉज ऑफ दैट द ब्लड सप्लाई इज इंक्रीज्ड। सो उसकी वजह से क्या हो रहा था? उसकी वजह से ऑक्सीजन का जो सप्लाई है वो इंक्रीज हो रहा था। जबकि यहां पे हम क्या कर रहे हैं? यहां पे देखिए, यहां पे हमने पहली कैटेगरी लिखी बीटा ब्लॉकर। तो बीटा ब्लॉकर में कौन सी ड्रग आती है? जैसे कि मेटोप्रोलोल है, बिसोप्रोलोल है, एटेनोलोल है, ठीक है। तो ये सारी ड्रग्स हैं, मेटोप्रोलोल, बिसोप्रोलोल, एटेनोल, ये सारी बीटा ब्लॉकर्स हैं, एटेनोलोल एटसेट्रा। ये सारी ड्रग क्या करती हैं? तो ये सारी ड्रग जो है वो हार्ट रेट कम कर देती है। अब हार्ट रेट कम करेगी, सो हार्ट बीटिंग कम होगा, सो ऑटोमेटिकली वी कैन अंडरस्टैंड कि भाई जब ऑक्सीजन ही कम, अब जब हार्ट रेट ही कम हो रही है तो उस कंडीशन में ऑक्सीजन डिमांड कम हो जाएगा। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। दूसरी कैटेगरी जो है हमारे पास है वो है नॉन DHP CCB। देखिए ये CCB है, लेकिन CCB में भी हमारे पास दो टाइप के हैं, DHP एंड नॉन DHP। DHP क्या है? दे आर डिपिन, मींस दे डाइहाइड्रोपिरिडिन डेरिवेटिव, दे ऑल हैव द सफिक्स ऑफ डिपिन एंड दे आर डायलेटर्स, सो दे डायलेटिंग द आर्टरीज। जबकि यहाँ पे नॉन DHP है, नॉन डाइहाइड्रोपिरिडिन डेरिवेटिव, जिसमें हमारे पास दो ड्रग्स हैं। कौन कौन सी ड्रग है उसमें हमारे पास है, एक है वेरापामिल, दूसरी कौन सी है? दूसरी है डिल्टियाजेम। सो दिस बोथ ड्रग व्हाट दे डू, दे आल्सो रिड्यूसेस द हार्ट रेट लाइक अ बीटा ब्लॉकर। हार्ट रेट कम करती हैं एंड हार्ट रेट कम करेगी, उसी वजह से ऑक्सीजन डिमांड जो है वो कम होगा। सो दिस इज हाउ दे वर्क। तीसरा कैटेगरी कौन सा है? तीसरा कैटेगरी ऑफ ड्रग्स दैट बीइंग यूज्ड हियर इज दे आर कॉल्ड एज पोटेशियम चैनल ओपनर। देखिए पोटेशियम चैनल ओपनर में हमारे पास कौन सी ड्रग है? पोटेशियम चैनल ओपनर वी हैव द निकोरांडिल इज द वन ड्रग व्हिच इज बीइंग सप्लाइड थ्रू द कोल्ड चेन। निकोरांडिल जो है वो हीट सेंसिटिव है, इसीलिए निकोरांडिल जो जहां पे भी रखनी होगी तो दैट वुड बी सप्लाइड इनटू द कोल्ड चेन, और उसको फ्रिज में ही रखना पड़ेगा। सो यू कैन नॉट फाइंड द निकोरांडिल इन द रूम टेम्परेचर, दैट हैज टू बी stored in the cold environment। निकोरांडिल इट्स अ पोटेशियम चैनल ओपनर। ये क्या करता है? जब पोटेशियम चैनल ओपन होता है तो पोटेशियम का अमाउंट कहां पे ज्यादा होता है? कहां पे? सेल के अंदर या सेल के बाहर? The potassium is more in amount inside the cell. So when the potassium channel will open, the potassium will leak out the cell and the potassium will go out, and that is why the cell will get relaxed. And cell relax हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा? That is why the heart will get relaxed and the demand of the oxygen would be reduced। ठीक है। Number 4,
Number 4, we have the few drugs like we have the ivabradine. What is that? Ivabradine. Ivabradine is a drug which reduces the heart rate by blocking the funny current. आप लोगों को funny current के बारे में सुना होगा शायद. Funny current क्या होता है? We all know that our SA node is called as the pacemaker cells of the heart, and they continuously fire the impulses without any external stimuli, and that is the reason why we call it as pacemaker. So ivabradine what it does कि भाई हमें पता ये चला है कि जो SA node का जो एक्टिविटी होता है, that activity is because of the specific channels that is called as IF channel there in the SA node, and उसकी वजह से क्या होता है कि वो IF channel जो है that is allowing the sodium to get in. वो सोडियम वो फनी चैनल जो होती है, they are the specific channels which is allowing the sodium to get in, एंड सोडियम उससे अंदर आ जाएगा, उसकी वजह से इंपल्स करंट जनरेट होगा एंड दैट विल फायर द इंपल्स. तो ये जो एसए नोड की एक्टिविटी के पीछे फनी करंट या फनी चैनल रिस्पॉन्सिबल माना गया है, एंड इवाब्राडिन इज अ ड्रग व्हिच इज ब्लॉकिंग दिस फनी चैनल. इट ब्लॉक्स द आईएफ चैनल और इट ब्लॉक्स द फनी करंट एंड देयरबाय इट रिड्यूसेस द हार्ट रेट. ठीक है, एसए नोड की एक्टिविटी कम होगी, हार्ट रेट कम होगा, सो वो डिमांड कम करेगा. सो दैट इज इवाब्राडिन. वी हैव द अनदर ड्रग कॉल्ड एज रेनोलाजिन जो है वो सोडियम चैनल ब्लॉकर है एंड दैट रिड्यूसेस द फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट एंड बिकॉज ऑफ दैट द ऑक्सीजन डिमांड इज रिड्यूस. द अनदर इज द ट्राइमेटाजिडिन जो है वो एक बीटा ऑक्सीडेशन इनहिबिटर है. ट्राइमेटाजिडिन ये क्या करती है, फैटी एसिड का मेटाबॉलिज्म जो हार्ट में होता है, जिसकी वजह से ज्यादा ऑक्सीजन यूज होता है फैटी एसिड का मेटाबॉलिज्म में, वो फैटी एसिड का मेटाबॉलिज्म ब्लॉक कर देगी, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का डिमांड जो है, ऑक्सीजन का यूज जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि हार्ट ऑक्सीजन एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए फैट को भी यूटिलाइज करता है. सो व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर गिविंग द ट्राइमेटाजिडिन, सो द यूज ऑफ द फैटी एसिड बाय द हार्ट इज बीइंग इनहिबिटेड एंड दैट इज द रीजन. अगर आप फैटी एसिड का यूज बंद कर दोगे तो ऑटोमेटिकली द यूटिलाइजेशन ऑफ द ऑक्सीजन इज बीइंग रिड्यूस्ड. सो these are the 5 कैटेगरी ऑफ ड्रग्स. वैसे तो यहाँ पे 2 और 4 तो टोटल 6 कैटेगरी होगी, लेकिन सीसीबी को अगर आप एक गिनो तो वी हैव द 5. सो दिस इज कॉल्ड एज एंटी-एंजाइनल ड्रग्स. सो यू कैन राइट डाउन द क्लासिफिकेशन इन दिस मैनर एज वेल, और यू कैन राइट डाउन द सिंगल 1 2 3 4 5. So where you can consider the nitrate as 1, beta blocker as 2, CCB that will be considered as 3. CCB में फिर आप सब टॉपिक निकाल सकते हो, DHP CCB and non DHP CCB, that would be a third. Then fourth is the potassium channel opener, and fifth one will be others, where it includes the ivabradine, ranolazine, trimetazidine. So this is the way how you can do that, right? So that is all about the basics of the anti-anginal drugs. Now what we will do is we'll see the nitrate. Nitrate is one of the most important category in the treatment of angina and the most wideliest used category, right? उसमें से सभी से ज्यादा क्वेश्चन जो आता है वो नाइट्रेट्स में ही रहता है, and that nitrate we will learn. So अभी यहाँ तक हम लेक्चर को एंड करते हैं. ठीक है, बाकी का जो कंटेंट है नाइट्रेट्स के बारे में और सभी जो मेजर ड्रग्स के बारे में, that we will see in the next lecture, that will be on Tuesday 9 PM.